In the last lecture, we completed the topic of the relevancy of the facts. We saw BSc is divided into three parts. First part is a preliminary. Second part is a relevancy, which under which section 3 states that the of no others, which means that the court has no discretion in regard to the relevancy of the facts. It means कि जो चीजें हमें सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक बता रहे हैं कि सिर्फ यही चीजें ही रेलिवेंट हैं, उसके अलावा कोई चीज रेलिवेंट नहीं है। चाहे हमारा लॉजिक हमें कितना भी अलाउ कर रहा है, बट हम उस चीज को अलाउ रेलिवेंट हम उसको नहीं करेंगे। उसके बाद था चैप्टर पार्ट 3। पार्ट 3 बात करता था ऑन प्रूफ के बारे में कि आप किसी चीज को कैसे प्रूव करोगे, प्रोसीजर क्या होगा, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 3। अगर हम पार्ट 3 की बात करूं, इट डील्स विद चैप्टर 3 टू चैप्टर 12, राइट। एंड चैप्टर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का जो टाइटल है, विच स्टेट्स दैट फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इट मीन्स कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इन इश्यूज हैं कि जिनको आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि एवरी फैक्ट इन इशू मस्ट बी प्रूव्ड बाय द एविडेंसेस, कि हर एक फैक्ट इन इशू के ऊपर एविडेंसेस आने चाहिए। और आप उसको तभी आप उस चीज को आप अप्रूव, आप उस चीज को मानोगे, राइट। तो चैप्टर 3, तो इसके हमारा चैप्टर 3 है, तो ये क्या बात करता है एक्सेप्शंस के बारे में। तो इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या है अगर मैं बात करूं, चैप्टर 3 चैप्टर 3 की एक्सेप्शंस हम लिख रहे हैं कि एक एक्सेप्शन है कि फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स विच आर जुडिशियली noticeable, right? Second is facts which are admitted by the parties. Facts which are judicially noticeable, section 51 and 52 deals with it. And facts which are admitted, section 53 deals with it. इसका क्या मतलब हो गया कि फैक्ट्स विच आर जुडिशियली विल नोटिसेबल, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी को पता है। ठीक है, वो एक तरह का अगर मैं बात करूं कि हर एक आम आदमी को पता है उस चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर 3 कलर्स हैं, बीच में अशोक चक्र है। तो इस चीज को सभी को पता है। ठीक है जी। हमारा इंडिया का नेबर कौन है, पाकिस्तान है। इंडिया के अंदर अभी लोग कौन से एप्लीकेबल हो रहा है, एविडेंस लो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस चीज को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको आगे डिटेल में भी आपको बताऊंगा। एक और मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। सेकंड इज फैक्ट्स विच आर एडमिटेड। इट मीन्स कि जहाँ पे मैंने ही कोई मैं चीज एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ जी मैंने उस पर्सन के पैसे देने हैं, तो जहाँ पे मैंने ही एडमिट कर लिया तो उस चीज को प्रूव करने की क्या जरूरत है। इससे अभी आप देख पा रहे हो इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है कि कोर्ट का टाइम एंड मनी सेव हो रहा है, कि आपको उस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइकवाइज कि पार्टीज का भी टाइम एंड मनी सेव हो रहा है, कि उनको भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि जो चीजें पता ही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मान रहा हूँ कि मैंने उसके पैसे देने थे, तो उस पर्सन को क्या जरूरत है अप्रूव करने की, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ थर्ड एक्सेप्शन की, इसमें तो चलो चैप्टर 3 हमारा बात करता है सेक्शन 51, 52 एंड 53। अगर मैं दूसरी एक्सेप्शन लास्ट थर्ड एक्सेप्शन की बात करूँ, विच इज कंक्लूसिव प्रूफ, यहाँ भी आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको इसमें क्या चीज है कि एक फैक्ट को आपको प्रूव करना पड़ता है। उस फैक्ट को अगर आपको उस फैक्ट को अगर आपने अप्रूव कर दिया, तो उसके बेसिस पे अनदर फैक्ट प्रूव्ड माना जाता है, राइट। तो आप उसके ऊपर कोई एविडेंसेस आप नहीं ला सकते। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे 3 मोटे मोटे एक्सेप्शंस होंगे टू द जनरल रूल, जो कहता था कि आपको हर एक फैक्ट इन इशू को अप्रूव करना है थ्रू द एविडेंसेस, राइट।
अगर मैं फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करूं, फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल, अगर आप इसके सेक्शन 51 को अगर आप रीड करोगे, विच स्टेट्स दैट नो फैक्ट ऑफ विच फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नोट टू बी प्रूव्ड, कि ऐसी चीजें जहाँ पे जुडिशियली नोटिसेबल है आपको उन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड, कि आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या उठता है कि व्हाट इज जुडिशियल नोटिसेबल, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो हमें सेक्शन 52 बताता है। सबसे पहले एक अगर जनरल मीनिंग की बात करें कि आप कोर्ट जुडिशियल नोटिस कब लेगा, राइट। अगर किसी चीज को, अगर कोई ऐसी चीज है जिस चीज के बारे में सभी को पता है, हर एक इंसान को पता है, फॉर एग्जाम्पल भी दिवाली का फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर में आता है। न्यू ईयर कब चेंज होता है? 1 जनवरी से। फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, राइट। राइट, तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि ये चीजें हमें भी पता है। तो कोर्ट अगर इस चीज के ऊपर एविडेंसेस देने लग गया, फिर तो उसका काम हो गया, फिर तो एक ही उसके ऊपर ट्रायल नहीं खत्म होगा, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमें पता है भी, ये चीज तो कॉमन है, कॉमन सेंस है, राइट, हर इंसान को पता है। तो उस चीज को अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत गरीबी है, ये चीज तो सबको पता है। ठीक है, इंडिया में करप्शन है, ये चीज भी सबको पता है। नॉर्वे में जो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे कंट्री इज, उसको माना जाता है इट इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, और उसका पासपोर्ट का जो रैंक है वो भी सबसे हाई रहता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि नॉर्वे में करप्शन है, क्या कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस लेगा? नहीं लेगा, बिकॉज इसको ये चीज कॉमन नहीं है, नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज को अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो इस पे आपको जुडिशियल नोटिस कोर्ट नहीं ले सकता। जो चीजें हमें 52 बताएगा, हम उसके ऊपर ही जुडिशियल नोटिस लेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, इसकी मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो ये एक केस आया था, उसके अंदर बताया गया था शशि नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज द केस लॉ ऑफ 1992 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमें बताया गया था, जुडिशियल नोटिस इज बेस्ड ऑन जुडिशियल नोटिस इज बेस्ड ऑन obvious reasons of convenience obvious reasons of convenience and expediency. They are based upon they are based on wisdom of wisdom of dispensing with proof of matters dispensing with proof of matters within the common knowledge of everyone, कि जुडिशियल नोटिस क्या है? इट इज, ये बेस्ड है ऑब्वियस रीजंस के ऊपर, कि आपको ऑब्वियस रीजंस ऑफ कन्वीनियंस एंड द एक्सपीडियंसी, कि फटाफट काम चले, ठीक है, एक्सपीडियंट काम चले। ठीक है, दे आर बेस्ड अपॉन द विजडम ऑफ डिस्पेंसिंग, भी ऑब्वियसली बात है कि आपकी हर एक इंसान की अक्ल कहती है कि आपको इसके ऊपर एविडेंस लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट थिंग इज विद इन द नॉलेज ऑफ कॉमन नॉलेज ऑफ एवरीवन, राइट। तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बताया था, इसकी हमें अच्छी सी एक डेफिनेशन दी थी, जुडिशियल नोटिस होता क्या है। अभी हम सेक्शन 52 को देखते हैं कि क्या जो ये इसमें के अंदर जुडिशियल नोटिस है, क्या सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर लिया जा सकता है? आर द लिस्ट एग्जॉस्टिव? फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट्स शैल टेक नोटिस। वर्ड इज शैल, इट मीन्स कोर्ट को नोटिस लेना ही लेना है, कोर्ट मना नहीं कर सकता। कोर्ट शैल में नहीं लिखा, आप इसके ऊपर शैल को अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। एग्जाम, प्री के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। शैल लिखा है कि आपको ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स के ऊपर आपको जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना है। एक हमारे पास केस आया था,
जिन्होंने क्लियर किया था कि जो ये लिस्ट है, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज इलस्ट्रेटिव लिस्ट, कि अगर कोर्ट को किसी और चीज के ऊपर लगता है वो कोर्ट ले सकता है। इट वॉज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ ओमनाथ, ओमनाथ, इट इज ओंकारनाथ, सॉरी, ओंकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। It was the case law of 1977 सुप्रीम कोर्ट। इनके जज थे चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, राइट। वाई वी चंद्रचूड़ थे इसमें, जो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे डी वाई चंद्रचूड़, उनके फादर साहब थे वाई वी चंद्रचूड़, राइट। तो इन्होंने बताया था कि जो ये लिस्ट है सेक्शन 52 की, जो ये पहले सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था, कि जो ये लिस्ट है इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज एन इलुस्ट्रेटिव लिस्ट, राइट। अगर हम इसकी रीड करें, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, कौन कौन सी सी चीजें हैं। अभी आपको अप्री के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है अभी आपको अब अप्री में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ये ए से लेके एल तक है, कि इनमें से आपसे कुछ पूछ लेंगे कि तीन ऑप्शन दे दिए भी ये इनमें से, और एक ऑप्शन दे देंगे जो इनमें से नहीं है। तो आपसे ऊपर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेक्शन 52, तो वो आपको डी के ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट। तो आप इस पे हम बात करते हैं ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इंडियन लॉज के ऊपर आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हो। इट मीन्स फॉरेन लॉ के ऊपर आप जुडिशियल नोटिस आप नहीं लोगे। तो पहला आपका प्री का क्वेश्चन ये तैयार हो गया। इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस, ये चीज लाइन पहले नहीं लिखी गई थी, अभी लिखी गई है। तो फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, जुडिक्शन है, राइट। सेकंड इज इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेक्शन कन्वेंशन विद कंट्री, कुछ फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ऐसी चीजों के ऊपर भी जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग्स है असेंबली की, पार्लियामेंट की, तो उसके ऊपर भी लिया जा सकता है। सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, जो सील्स हैं, राइट, इसको आप टिक कर लें, इस पे पूछ सकते हैं। सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के भी आप ले सकते हैं। एंड द सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट, मैंने आपको बताया था एडमिरल्टी कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट्स, राइट। इसके ऊपर हमारे पास लॉ भी था 2019 का, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हम जजमेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, सेक्शन 35 के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तब हमने बात की थी एडमिरल्टी कोर्ट्स के बारे में। एंड मेरीटाइम जुरिडिक्शन नोटिस पब्लिक ऑल सील्स विच एनी पर्सन इज ऑथराइज्ड टू यूज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कोई भी पर्सन जो सील यूज कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे ऑथोराइज करता है। बाय एनी एक्ट, या कोई एक्ट ऑथोराइज करता है, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर अलाउ करता है, या कोई रेगुलेशन अलाउ करती है। F is the accession to office names, title, function, signature of the person filling for the name being any, for example IAS ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, जो भी ऑफिसर्स हैं इनके नेम, ऑफिस वगैरह, इनके सिग्नेचर वगैरह के ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री। इंडिया की बात नहीं कर रहे हम कि सर पाकिस्तान का जो झंडा है कि ऐसा है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जुडिशियल, आप इसके ऊपर एवरेज थोड़ी इसके ऊपर मानोगे। सभी को पता है कि पाकिस्तान का झंडा कैसे दिखता है, अमेरिका का झंडा कैसे दिखता है, वहां पे ऊपर स्टार्स हैं, राइट। तो इन चीजों के ऊपर आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं। ऑफ सोवरेन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग, टाइटल और एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। टाइटल मीन्स कि टाइटल ऑफ एवरी कंट्री, कि पाकिस्तान का क्या नाम है, पाकिस्तान। तो इसको कोर्ट में प्रूव थोड़ी करेंगे कि इसको ही पाकिस्तान ही कहते हैं, इसको अमेरिका ही कहते हैं, इसको चाइना ही कहते हैं, राइट।
तो इन चीजों के ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। तो आप इस चीज के ऊपर देखोगे कि यहाँ पे टाइटल एंड नेशनल फ्लैग की बात की गई है एग्जिस्टेंस की। नोट द एम्बलम। प्री में एक बार ये क्वेश्चन देखा गया था कि इन्होंने लिखा था क्या एम्बलम भी इसमें लिखा गया है? नो। एम्बलम किसी भी कंट्री का नेशनल जो एम्बलम है उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस के लिए बात नहीं की गई। नेक्स्ट इज द डिविजन्स ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल्स। जैसे मैंने बताया था कि दिवाली का अक्टूबर नवंबर में आता है, ठीक है। फ्रांस में जैसे उसका क्या था, जो एक टोमेटो वाला है, ला टोमेटोइना, राइट। तो क्रिसमस हो गया। तो पब्लिक फेस्टिवल्स के ऊपर, फास्ट, रमजान हो गया, हॉलीडेज के ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या टेरिटरी है, अगर इसको प्रूव करने लगे फिर तो एडवोकेट्स को ऊपर कुछ काम ही नहीं बचेगा। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। The commencement, continuous termination of the hostilities between the government of India and the other any country। ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी कुछ कोई हॉस्टिलिटीज के बारे में कुछ कंटिन्यूएशन हुई, कोई या कोई टर्मिनेशन वगैरह हुआ तो उसके ऊपर लिया जा सकता है। द नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड देयर डेप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स and also of all officers acting in the execution of its process and of advocates, ठीक है, and other persons authorized by law to appear or act before it। ठीक, इसके ऊपर भी आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हो। लास्ट, हम ये भी एग्जाम में कई बार देखा गया है, द रूल्स ऑफ द रोड ऑन लैंड एंड और एट सी। यहाँ पर एयर नहीं लिखा गया तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये प्री में क्वेश्चन ऐसे करके आ जाते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है, इन द केसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, द कोर्ट में। इट मीन्स कि कोर्ट में रिजोर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स की, अगर कोर्ट को इन चीजों के ऊपर कुछ देखना है, ठीक है, तो कोर्ट किसी बुक या डॉक्यूमेंट की रेफरेंस ले सकता है, हेल्प एड ले सकता है। एंड इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है, इफ इट में रिफ्यूज टू डू। अगर मैंने आपको बताया ना कि जो ये सेक्शन 52 की जो ये क्लोजेज हैं दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, अगर कोर्ट कह, अगर कोई पार्टी कहते हैं कि सर आप इसी किसी और चीज के ऊपर आप जुडिशियल नोटिस लो, तो कोर्ट उसके ऊपर मना भी कर सकती है। उससे कह सकते हैं भी तू मुझे कुछ इसको अप्रूव करने के लिए एविडेंसेस लेके आओ। It may refuse to do so unless and until such person produces such book or document as it may consider necessary to enable it to do so, right? तो ये चीज इसके बारे में बात करता है। अगर हम आगे बात करें, चैप्टर सेक्शन 53, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जनरल रूल के अंदर ये 3 एक्सेप्शन हैं। कंक्लूसिव प्रूफ ये हमने कर लिया था, ठीक है। फैक्ट्स विच आर जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स, ये भी हमने देख लिया। अभी कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस कब लेना है, ठीक है, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट, और किसके ऊपर वो बेस्ड है। अभी हमारा चीज बच गई फैक्ट्स विच आर एडमिटेड, ठीक है, जो फैक्ट्स पार्टीज ने ही एडमिट कर लिए तो उनके ऊपर हम एविडेंस क्यों ही लेके आएंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है तो ये एडमिशन ही होगी। अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को एडमिट कर रहा हूँ, हमने बात की थी जब हम एडमिशन्स का चैप्टर कर रहे थे सेक्शन 50 ऑनवर्ड, तो उसमें हमने देखा था कि जब एक पार्टी ने एडमिट कर लिया, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट सब्सटेंटिव एविडेंस, राइट। तो इसका अगर हम जुरिस्प्रूडेंस की बात करें सेक्शन 53 की, तो बेस्ट एविडेंस रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है कि अगर पार्टी ही मान ले, नो डाउट जो एविडेंसेस हैं वो तो है, तो बेस्ट एविडेंस क्या है कि जहाँ पे पार्टी ही कह रही है भी हाँ जी ये ऑफेंस मैंने किया है, हाँ जी इसको मैंने पैसे देने हैं, ठीक है, हाँ जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है,
वेरी एक फर्स्ट स्टेप पे सूट या केस खत्म हमारा, राइट। तो सबसे बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि जहां पे पार्टी ही एडमिट कर रही है उससे बढ़िया तो कोई एविडेंस है ही नहीं। तो क्या है जो तभी हम जब हम बात करते हैं इसकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में, तो एडमिशंस आर सब्सटेंटिव एविडेंसेस। क्यों? बिकॉज दे आर दैट स्पीसीज ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। कि नहीं, अदरवाइज कोई भी मेकर अपने इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। सो द बेसिक jurisprudential principle of human conduct is that no person will make a statement against himself if he is doing so। अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू। तो हम तो लोग का कहता है कि वो सच ही बोल रहा होगा, राइट। तो इसको तो हमने एक ये भी किया था कि सेक्शन 22 में कि जो हमारा एडमिशंस है, राइट, जो हमारे एडमिशंस हैं, नहीं हमने किया था सेक्शन, तो वो जो सेक्शन जब हम बात कर रहे थे कि जो 25 में कि जो हमारे एडमिशंस हैं, एडमिशंस आर नॉट conclusive proof because we are not sure that such admissions was made voluntarily, right? No doubt admissions are a substantive in evidence but they are not conclusive। बट हमने एक चीज क्या की थी, it acts as estoppel which means under certain circumstances it can be taken as waiver of a proof। कि अगर पार्टी कह रही है भी हाँ जी मैंने किया था, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये पर्सन वॉलेंटरली बोल रहा है, तो उस चीज के ऊपर एविडेंस लेके आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि मुझे जी बी ने 5 लाख रुपए देने हैं, राइट। बी कहता जी 3 लाख रुपया मेरे खाते में खड़े हैं, इट मीन्स विथ 3 लाख रुपीज इज ड्यू। जी मैं मानता हूँ 3 लाख रुपए देने हैं, दो नहीं दे, मतलब इट मीन्स कि जो ये 3 लाख है इसने ये चीज तो एडमिट कर ली, इसने जो 3 लाख रुपए देने हैं इसने ये चीज तो एडमिट कर ली। तो अभी एविडेंसेस कोर्ट में किसके ऊपर आएंगे, उस 2 लाख के ऊपर जो भी डिस्प्यूट में है, राइट, जो डिस्प्यूट में है। तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि जो ये एविडेंसेस हैं, जो ये बात करता है सेक्शन 53, ये क्या बात करता है कि जिस फैक्ट को आपने एडमिट ही कर लिया उसके ऊपर एविडेंसेस लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आई थिंक कुछ ग्लिच आ गया था। तो आप इसमें देख सकते हो कि जिसके ऊपर एडमिशन हो गया कि 3 लाख रुपए तो मैंने देने थे जी, तो ये तो इसने एडमिट कर लिया, तो इसके ऊपर तो एविडेंस लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बच की ये 2 लाख जो डिस्प्यूटेड है, तो कोर्ट क्या कहेगा, आप सिर्फ इसके ऊपर ही एविडेंस लेके आओ, इसके ऊपर वेवर ऑफ अप्रूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अभी हम सेक्शन 53 को रीड करते हैं। 53 बात करता है नो फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। पार्टीज और देयर एजेंट, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इस पॉइंट बात कर रहे हैं सिविल लॉ के ऊपर। क्या एजेंट्स क्रिमिनल लॉ में मेरा कोई एजेंट है, क्या वो मेरे खिलाफ एडमिशन दे सकता है? नहीं। क्या वो कह सकता है भी हाँ जी सर ने ही चोरी या मर्डर किया है? नहीं। तो ये एजेंट्स वाला प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में पार्टी को खुद को ही अपने ऊपर एडमिशन देना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या थे हमने बात की थी, जहाँ पे जॉइंट ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 जहाँ पे जॉइंट ट्रायल चल रहा है एंड द
को एक्यूज एक दूसरे के ऊपर दे रहा है, वहां पे एक्सेप्शन है, बट एज अ जनरल रूल सिविल लॉ में एजेंट्स दे सकते हैं, नॉट इन द क्रिमिनल लॉ। एट द हियरिंग, एट द हियरिंग, राइट, और विच बिफोर द हियरिंग, हियरिंग स्टार्ट होने से पहले, दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग, मतलब बिफोर हियरिंग राइटिंग में आप कुछ एडमिट कर रहे हो, और which by rule of pleadings in force at the time they are deemed to have admitted। अगर हम इसको तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करें, फर्स्ट इज एट द हियरिंग, सेकंड इज डीम बिफोर हियरिंग, थर्ड इज डीम्ड एडमिशन। एट द हियरिंग आप कुछ ओरल बोल के कुछ भी आप बता रहे हो, एडमिट कर रहे हो कि हाँ जी सर, ये ऑफेंस मैंने किया था, या हाँ जी सर मैंने ये इसको पैसे पे बैक करने हैं, पे करने हैं, राइट। बिफोर हियरिंग आप कुछ अपने कुछ जो आप डब्ल्यूएस वगैरह लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ आप अपीलिंग्स दे रहे हो, वहां पे राइटिंग में बता रहे हो कि हाँ जी जो ये जमीन है, ये जमीन हमने फोर्सफुली कब्जे में ली थी, पोजेशन ली थी इसकी, राइट, अनलॉफुली हमने पोजेशन में ली थी। अगर मैं डीम्ड एडमिशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर 8 रूल 5, वो क्या कहता है कि एज अ जनरल रूल आपको हर एक फैक्ट को, हर एक एलिगेशन को आपको स्पेसिफिकली आपको उसको डिनाई करना है, बट जहाँ पे कोई पार्टी इवेसिव डिनाइल कर रही है, तो वहां पे हम उसको क्या मानते हैं, डीम्ड एडमिशंस, राइट। तो इट मीन्स कि जहाँ पे कुछ डिनाई स्पेसिफिकली नहीं है, वहां पे लोग क्या कहते हैं, डीम्ड एडमिशंस, की एडमिशन नहीं है बट हम डीम्ड है, इम्प्लाइड है, या लॉफुली लो फोर्सफुली उस चीज को एडमिशन मान रहा है, राइट। तो ऐसे एडमिशन अगर किए जा रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा कि इन चीजों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसके पास हमारे पास प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो का कहता है, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be approved otherwise than by such admissions। हमने बात की थी कि जो हमारा सेक्शन 25 था, उसने क्या हमें बताया था कि जो एडमिशंस हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव दो दे आर सब्सटेंटिव, बट जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि मुझे सिर्फ इसी के ऊपर ही मेरे को नहीं अपनी जजमेंट देनी है, तो कोर्ट क्या करेगा कि कहेगा कि आप इस चीज को अप्रूव करो। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई पार्टी अपनी कोई कन्फेशन, क्योंकि जो कि कन्फेशन है वो भी क्या है, एक तरह के एडमिशन ही है। तो जहाँ पे कोई पार्टी एडमिट कर रही है कि हाँ जी हमने ट्रेसपास किया था, तो कोर्ट को लगता है भी शायद ये वॉलेंटरली नहीं है, तो कोर्ट कह सकता है कि मैं इसके ऊपर एडमिशन को मैं एडमिट नहीं कर रहा, कि आप वो करो, कि आप इस चीज को आप अप्रूव करो। अब प्रोसिक्यूशन को बोल सकते हैं कि आप चीज को आप अप्रूव करो, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अभी मूव करते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 हमारा बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में। चैप्टर 4 बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में। हमारा बेस्ट एविडेंस रूल क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, आपको इसके अंदर क्या लिखा है, इट मीन जो इसके कंटेंट्स हैं, जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो अंदर लिखा है, आपको उसको प्रूव करना है। तो आपका जर्नल लॉ या बेसिक लॉ क्या कहता है, हमारा बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है, कि आपको डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को प्रूव करना, अप्रूव करना है, मीन्स आपको डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में लेके आना है। और वही एक बेस्ट एविडेंस के रूल के प्रिंसिपल्स के मुताबिक वही सबसे अच्छा एविडेंस होगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है। अगर मैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को बोल के बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे भी इट इज नॉट द, इट इज एविडेंस बट इट इज नॉट द बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट ही खुद, राइट। तो अगर हम बात करें
कि जो सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 बात करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो आप ओरल एविडेंस कहाँ दे सकते हो? अगर इसको मैं अपने तरीके से पढ़ूँ, ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, राइट। ये कह रहे हैं भी जो भी एक और जो भी एक फैक्ट है किसी भी चीज के अंदर, कोई भी फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, इसको आप ओरल एविडेंस देके आप दे सकते हो, अप्रूव कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या बात कर रही है? एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो एक डॉक्यूमेंट है, जो ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपको इसके कंटेंट्स को प्रूव करना है, देन आप ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कहूंगा जी सर कि आप डॉक्यूमेंट तो मेरा मेरा घर पे पड़ा है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है, उसको आपको मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसके कंटेंट्स क्या है। तो कोर्ट क्या कहेगा भी नहीं नहीं, आप जाके डॉक्यूमेंट ही लेके आओ, चाहे आपने देखा है चाहे आप सच बोल रहे हो, बट बेस्ट एविडेंस क्या कहता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को लेके आओ। बिकॉज हो सकता है कि आप अपने वर्ड, एक आधा वर्ड भी इधर उधर हो जाए। लॉ में क्या होता है, अगर एक वर्ड भी इधर उधर हो जाए तो वो बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट ही लेके आना है। इन्होंने लिखा है सिर्फ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के तीन एलिमेंट्स होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंटेंट आ गया, थर्ड इज कंटेंट। एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ये डॉक्यूमेंट है इसका एग्जिस्टेंस में है या नहीं था। जहाँ पे मैं एविडेंस दे रहा हूँ कि जो ये डॉक्यूमेंट है ये एग्जिस्टेंस में, ये डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ पे मैं अपना ओरल एविडेंस दे सकता हूँ। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंडीशंस के बारे में, कि जो ये डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट की क्या कंडीशन थी, जो ये एक डॉक्यूमेंट था इसकी क्या कंडीशन थी, कि इसके ऊपर इंक गिरी हुई थी, जो उसके इंक थी वो फेड हो चुकी थी, जो ये डॉक्यूमेंट था ये साइड से फटा हुआ था। तो इसकी जो कंडीशन है इसके ऊपर मैं ओरल एविडेंस दे सकता हूँ। हमारा सेक्शन 54 क्या बार कर रहा है, सिर्फ कंटेंट्स के ऊपर आप ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। आप एग्जिस्टेंस और कंडीशंस के ऊपर आप ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं, राइट। तो ये चीजें ना आपको प्री में, मेंस में आपको हेल्प दे सकती हैं आपके आंसर में। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओरली? व्हाट डू यू मीन बाय ओरल एविडेंस? फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ गेस्टर्स कर रहा हूँ, मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ, क्या वो भी ओरल एविडेंस में आता है? यस, वो भी आपका ओरल एविडेंस में माना जाता है। सेकंड इज, इफ कोई पर्सन बोल नहीं सकता, पर्सन कोई गूंगा पर्सन है, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, वहां पे वो कुछ इशारे करके कुछ या बता रहा है, वो क्या है आपके गेस्टर्स क्या है? इट इज द ओरल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गूंगा पर्सन, अगर कोई कोई गूंगा पर्सन है, आज ग्लिच काफी आ रहा है। सपोज कोई गूंगा पर्सन है, अगर वो पर्सन कुछ आपको राइटिंग में बता के कुछ बता रहा है, बोल नहीं सकता, तो वो कुछ लिख के आपको बता रहा है, तो डेट वुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द ओरल एविडेंस। आप उसको ओरल एविडेंस ही आप उसको कहोगे। इट इज नॉट द रिटर्न, राइट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट इज द ओरल एविडेंस ओनली। एक एग्जांपल और था, एक केस हुआ था। इस एक केस में क्या था कि जो एक विक्टिम था, विक्टिम बोल नहीं सकता था, उसको बताया गया, वो कहता भी मैंने, मुझे पता है एक्यूज पर्सन भी कौन है, ठीक है, उसको एक्यूज पर्सन की पिक्चर्स दिखाएगी एक एक करके, क्या ये है, ये है, ये है, ये है, राइट। जब रियल एक्यूज पर्सन की पिक्चर आई, उसने जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका हैंड को स्क्वीज कर दिया, उसके आर्म को ऐसे स्क्वीज कर दिया, दबा दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है,
इसको भी क्या माना जाएगा, ओरल एविडेंस। इट वाज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885 प्रीवी काउंसिल। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885 प्रीवी काउंसिल। ठीक है जी। तो ये क्या चीजें हैं, ये है ओरल एविडेंसेस। नाउ ओरल एविडेंस कौन दे सकता है, ओरल एविडेंस आपका कौन दे सकता है। एविडेंस हमने बात की थी, एक होते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस डॉक्यूमेंट को मैंने देखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, मैंने इस डॉक्यूमेंट को देख लिया, मैंने ए पर्सन को बताया कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या अभी जो ये ए पर्सन एविडेंस दे रहा है, ये क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस, विच इज हियर से, कि इस पर्सन ने नहीं देखा, इस पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को नहीं देखा, इस डॉक्यूमेंट को मैंने देखा, मैंने इसको बताया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट से जुड़ गया। ठीक है, इसने नहीं देखा, तो ये क्या है, हियर से एविडेंस। क्या ये अलाउ है हमारे एविडेंस लॉ में? नो, इट इज नॉट अलाउड। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो बात करते हैं हम डायरेक्ट एविडेंस के बारे में, तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, सेक्शन 55। सेक्शन 55 जब हम रीड करेंगे तब देखेंगे कि कौन पर्सन को हम अलाउ कर रहे हैं ओरल एविडेंस देने के लिए, किसको हम डायरेक्ट एविडेंस या विटनेस हम बात कर रहे हैं, राइट।